क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस क्या होता है गांधी जी के हिसाब से? क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस कौन सा हो सकता है? पॉवर्टी का परसिस्टेंस। ये किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, ना टॉर्चर ऑफ विमेन, चिल्ड्रन, किलिंग ऑफ काउ, नहीं। ये कहते हैं कि अगर पॉवर्टी की निरंतरता बनी रहती है, परसिस्टेंस रहती है, वही क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। फैमिली प्लानिंग के लिए कौन सा आइडिया दिया था? फैमिली प्लानिंग के लिए भाई सेल्फ कंट्रोल करो, और कुछ नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस कर दो, स्टेरिलाइजेशन कर दो, इन सब से कुछ नहीं होने वाला, आप सेल्फ कंट्रोल कीजिए। कब लौटे साउथ अफ्रीका से? 1915। गांधी जी साउथ अफ्रीका के अंदर 21 साल रहे हैं, मतलब 25 से यानी 46 के होके यहाँ आए हैं ये। 1894 के अंदर गए थे ना, और 1915 में यहाँ पहुँचे हैं ये। तो 1894 1 और 2, 21 साल रहे हैं। गए कब थे ये? 1893 के अंदर गए थे। 1894 में तो इन्होंने काम शुरू कर दिया है। ये पहुँचे कब हैं? 1893 में पहुँचे हैं। फिर इन्होंने 1894 के अंदर तो वो काम करना शुरू कर दिया, नेशनल इंडियन कांग्रेस। ये गए कब है? 1893। कहाँ से उनको किस स्टेशन से उनको ट्रेन से बाहर फेंका गया था? पीटर मार्टिसबर्ग, ठीक है, पीटर्स मार्टिसबर्ग से। जोनासबर्ग नहीं है इसका, पीटर्स मार्टिसबर्ग से। देखो गांधी जी ने क्या किया है, इंडेंचर्ड लेबर के लिए काम किया था। इंडेंचर्ड लेबर के लिए गांधी जी ने काम किया था। इसमें इनका मेन प्रमुख सहायक कौन था? तो वो था हमारा CF एंड्रयू, ठीक है। कौन था इनका सहायक? CF एंड्रयू। CF एंड्रयू इनका सहायक था, ठीक है। इनका सहायक था CF एंड्रयू। और INC को इलीगल किसने डिक्लेयर किया था? इंडेंजर्ड लेबर के अंदर इनका सहायक कौन था? CF एंड्रयू, ठीक है। गांधी जी सपोर्टेड द रेजोल्यूशन। गांधी सपोर्टेड द रेजोल्यूशन मतलब देखो क्या हुआ था कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कहा था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इंडियंस को रिक्रूट किया जाए। तो ये कह रहे कि गांधी ने क्या सपोर्ट नहीं किया था? तो गांधी ने सपोर्ट किया था कि हाँ कर दो। गांधी ने, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कहा था इंडियंस को वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सपोर्ट किया जाए, तो गांधी ने भी सपोर्ट किया था कि हाँ करो। सबसे पहले इन्होंने कौन सा सेशन अटेंड किया? तो 1901 में भी ये आए हुए हैं, कलकत्ता सेशन इन्होंने अटेंड किया है। और इस सेशन को कौन कर रहे थे? वाचा। और इसी टाइम पे वाचा कर रहे थे ना, इस टाइम इसको कलकत्ता सेशन को वाचा कर रहे थे, और इसी समय पे इन्होंने लॉ ऑफिस इस्टेब्लिश किया था लॉ ऑफिस इसी समय पे। मतलब ये है कि ये उससे पहले एक बार तो बीच में आई, ऐसा नहीं कि आई ही नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, इंसान अपने घर तो आएगा ना, तो घर आके इन्होंने देखा कि क्या चल रहा है, तो इस टाइम पे इन्होंने आके लॉ ऑफिस इन्होंने इस्टेब्लिश किया। और 1901 में इन्होंने लॉ ऑफिस इस्टेब्लिश किया था। साबरमती आश्रम कहाँ है? साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद, ठीक है। साबरमती आश्रम कहाँ पे है? अहमदाबाद। सबसे पहले जब ये 1915 में बना था ना, तो इसको हम बोलते थे सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम बोलते थे इसको। और ये कहाँ पे बना था? ये जीवनलाल देसाई, इनका एक दोस्त है जीवनलाल देसाई, ठीक है। तो जीवनलाल देसाई के जीवनलाल देसाई के कोचारब बंगलो पे, ठीक है। 1915 के अंदर सत्याग्रह आश्रम कहते थे इसे, और ये जीवनलाल देसाई के कोचारब बंगलो पे बनाया गया था।
ठीक है। लेकिन फिर इनका ये था कि यार इनको फार्मिंग करनी है, एनिमल हस्बेंड्री करनी है, तो ये 1917 के अंदर इन्होंने साबरमती पे बना दिया था और उसको फिर कहा गया साबरमती आश्रम। सत्याग्रह टू साबरमती, सत्याग्रह जीवनलाल देसाई, कोचारा बंगलो, जीवनलाल देसाई, कोचारा बंगलो पे बनाया गया, फिर साबरमती। देखो इसको ना सबसे पहले साबरमती, इसको पहले सत्याग्रह ही कहेंगे। कोई पूछे कि साबरमती पे कौन सा आश्रम है, तो सत्याग्रह आश्रम है। उसके बाद फिर बाद में कहीं बाद में जाके साबरमती क्या कहा जाने लगा है, लेकिन पहले इसको सत्याग्रह ही कहेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको कौन सा आश्रम कहते हैं जो साबरमती के पास है, इसको सत्याग्रह आश्रम कहते हैं। सेवा धर्म, सेवा धर्म इन्होंने कहाँ पे किया था, तो सेवा धर्म इन्होंने किया था साउथ अफ्रीका के अंदर। वहाँ पे ये पेशेंट्स की सेवा करते थे, पेशेंट्स की सेवा करते थे। ठीक है, सेवा धर्म आश्रम कहाँ पे हो गया हमारा, साउथ अफ्रीका। सेवा धर्म कहाँ हो गया ये, साउथ अफ्रीका। यहाँ पे पेशेंट्स की सेवा करते थे। इन्होंने वॉलंटरीली कंपाउंडर की सर्विस दी है। वाह, देखो भाई गांधी जी के हिसाब से पॉलिटिक्स का मतलब क्या था, तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या था, एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर। देखो इनका बेसिकली क्या है कि पॉलिटिकल मॉडल के अंदर इनका क्या था, मोरालिटी है, रिलीजन है और ह्यूमैनिटी की बात है। तीन चीज़ों की बात की गई है। एक है हमारी मोरालिटी, एक रिलीजन, एक है ह्यूमैनिटी। मोरालिटी, रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी। अब गांधीयन मॉडल के अंदर ना कोई भी अथॉरिटी का कोई प्लेस ही नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर अथॉरिटी। ये स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। सत्याग्रह टर्म किसने दिया है, किसने दिया है पता है, ये महात्मा गांधी ने खुद दिया है। तो इंडियन स्ट्रगल के टाइम पे, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे सबसे पहले किसने किया सत्याग्रह, तो ये मैं कंफ्यूज हो सकती हूँ कि पता नहीं किसने किया था स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के टाइम पे, सत्याग्रह को किसने यूज़ किया था। तो किसी ने नहीं, महात्मा गांधी ने ही यूज़ किया है बस। फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह कौन सी रही है इनकी, चंपारण वाली, सक्सेसफुल चंपारण। इनको ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है इनकी, इनको पैसिव रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं इनएक्टिव रेजिस्टेंस। इन्होंने सिंपल कहा था कि महात्मा गांधी का ही कहना था ये कि खादी चलाया था ना इन्होंने, तो इन्होंने कहा था कि फॉरेन क्लॉथ को जला दो, काट दो, सब कुछ कर दो। मेन बात क्या थी ना कि गांधी जी ने गांधी ने ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट को, गांधी ने ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट को इफ़ेक्टिवली, ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट को क्यों हटाया, तो इन्होंने इसलिए हटाया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडियन मार्केट को मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का मार्केट मान लिया था कि मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल उठाओ और यहीं पे वो करते रहो। तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का मार्केट बना चुके थे ब्रिटिशर्स इंडिया को, इसलिए फिर गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं अब बॉयकॉट होगा। 17 के अंदर 2 काम हुए हैं, एक तो वो सत्याग्रह आश्रम को साबरमती पे शिफ्ट करना, दूसरा चंपारण। 18 में 2 काम हुए हैं, अहमदाबाद वाला और खेड़ा वाला। यूपी का एक क्वेश्चन है कि चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी, चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी, इसके मेंबर कौन कौन थे, तो इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अनुगढ़, तो ये जो अनुगढ़ है ना ये नहीं था इसका मेंबर। ठीक है, कौन कौन मेंबर थे चंपारण, ये यूपी का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चंपारण के मेंबर कौन कौन थे, तो FG स्ले, याद रखना है FG स्ले, FG एक DJ रीड, FG स्ले, DJ रीड, महात्मा गांधी खुद, C आदमी, ठीक है, और हरिप्रसाद, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह और G रेनी। ठीक है, कौन कौन हो गए, एक तो है FG स्लेग, स्लेग को हम लोग कर लेते हैं फ्लैग,
रेड मारना है, रेड कौन मारेगा? आदमी मारेगा रेड, ठीक है, आदमी मारेगा रेड, तो लोग बुलाएंगे हरि को, हरि नारायण आओ, हरि नारायण आओ, हरि भी हैं और नारायण भी हैं, हरि नारायण आओ। अब हरि भगवान ने एकदम से क्या किया? बारिश कर दी, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे क्या क्या है? फ्लैग है, फ्लैग है, रेड है, आदमी है, हरि, नारायण भी हैं, और क्या है यहाँ पे? बारिश हो गई, बारिश यानी रेनी। बस यही लोग हैं चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी में। देखो, चंपारण वाले को ये बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस। चंपारण में क्या था ना, वो इंडिगो उगवा रहे थे इनसे, ठीक है। ये राजकुमार शुक्ला के साथ जाएंगे यहाँ पे, चंपारण में जा रहे हैं राजकुमार शुक्ला के साथ। इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन क्यों हुई? डिक्लाइन इसलिए हुई थी क्योंकि नए नए इन्वेंशन हो चुके थे, ठीक है, तो अनप्रॉफिटेबिलिटी आ रही थी, इस वजह से अनप्रॉफिटेबिलिटी थी, तो न्यू न्यू इन्वेंशन हो चुके थे, इस वजह से इंडिगो की वो डिक्लाइन हो गई है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि चंपारण का इम्पोर्टेंस क्या था? चंपारण का इम्पोर्टेंस ये था कि जो पीजेंट अनरेस्ट है, पीजेंट अनरेस्ट ने INM मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया था चंपारण के थ्रू। पीजेंट अनरेस्ट ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया था। अनटू द लास्ट जो है ना, अनटू द लास्ट, ये महात्मा गांधी ने किससे लिया था? रस्किन की बुक से, ठीक है। और कस्तूरबा से इनकी शादी हुई थी एट द एज ऑफ 13, और ये अर्ली एजुकेशन इन्होंने की है राजकोट के अंदर, और इनका जो वो कॉलेज था वो श्यामालाजी ऐसा कॉलेज था, भावनगर। और इनर टेम्पल लंदन के अंदर पढ़ाई की है। इनर टेम्पल स्कूल था, लॉ का स्कूल था इनर टेम्पल लंदन में, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की है। देखो, अनटू द लास्ट का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, IAS का क्वेश्चन है ये, गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। अब गांधी जी को किस किस ने इन्फ्लुएंस किया था? तो इन्फ्लुएंस किया था रस्किन ने, थोरियो ने और टॉल्स्टॉय ने। अब लेबर की रिस्पेक्ट करनी कहाँ से सीखी इन्होंने? रस्किन से, ठीक है। थोरियो से इन्होंने सीखा सिविल डिसोबीडियंस इन्होंने सीखा थोरियो से, ठीक है। और किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, ये टॉल्स्टॉय का कहना था। टॉल्स्टॉय कि आप तो एक खिलौने हैं, भगवान क्या कहते हैं? तो आप तो एक खिलौने हैं, आपके अंदर भगवान का साम्राज्य है। थोरियो सीडियम, रस्किन क्या कहता है? रस्किन रिस्पेक्ट फिजिकल लेबर। गांधी जी जो है ना स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये हुई थी 1905 में, और इस टाइम पे गांधी जी यहाँ पे थे ही नहीं। अब कौन सी मूवमेंट को महात्मा गांधी ने लीड नहीं किया? तो बारदौली को लीड नहीं किया है। बारदौली में तो वल्लभ भाई पटेल थे ना, तो ये नहीं थे। फादर ऑफ नेशन किसने कहा था इसको? फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को SC बोस। और ये कहाँ से कहा था? तो ये रंगून से, जो उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो चलाया था ना, उन्होंने रंगून से आज़ाद हिंद रेडियो चलाया था, वहाँ से कहा था। तो फादर ऑफ नेशन कहाँ कहा गया था? रंगून से, जो आज़ाद हिंद रेडियो चलाया था, वहाँ से कहा था। देखो, महात्मा भले ही कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, ये कहाँ से इनके साथ जुड़ गया? महात्मा है भाई, ये तो महात्मा आ गया है, चंपारण के टाइम से ही इनके साथ ये जुड़ गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहाँ कहा गया था? तो चंपारण में ही कह दिया था भाई। चंपारण के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा था। नोआखली
ये कहाँ है? बंगाल के अंदर। यहाँ पे इनके सेक्रेटरी कौन थे? प्यारेलाल। प्यारेलाल ने का रोल डांडी मार्च में भी है, याद रखना है। इसका इसका जो रोल है, नाव खाली बंगाल में तो है ही है, डांडी मार्च में भी इनका रोल है, ठीक है। जो वाईकॉम वाली थी ना, उसके अंदर गांधी ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया था। वाईकॉम के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक क्वेश्चन पूछेंगे कि गांधी के ऐसे कौन से फॉलोवर थे जो टीचर थे? तो टीचर थे हमारे जे.बी. कृपलानी, ठीक है। जे.बी. कृपलानी टीचर तो कृपा करता है बच्चों पे, तो जे.बी. कृपलानी गांधी के फॉलोवर टीचर थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर कौन सा कैपिटलिस्ट था? तो वो था जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को गांधी जी अपना 5वां लड़का कहते थे, 5th सन। और इन्हीं का टाइटल था राय बहादुर। राय बहादुर का टाइटल इसने रेनाउंस किया था, कब किया था? एनसीएम के टाइम पे। तो एनसीएम के टाइम पे राय बहादुर का टाइटल किसने छोड़ा था? जमनालाल बजाज ने छोड़ा था। एनसीएम के टाइम पे राय बहादुर का टाइटल किसने छोड़ा था? जमनालाल बजाज ने छोड़ा था। ये जमनालाल बजाज है ना, यही लेके आए थे विनोबा भावे को। विनोबा भावे जो है ना, वो उनको ये जमनालाल बजाज ही लेके आए थे, क्योंकि एज अ 5th सन कह रहे हैं ना इसको। और इन्होंने जो ट्राई कलर फ्लैग है उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन है, जमनालाल बजाज का। लाल तिरंगा, तो जमनालाल बजाज का हमारे ट्राई कलर फ्लैग के अंदर भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। महात्मा गांधी जो है ना, ये चार्ल्स एंड्रयू से बहुत क्लोज थे, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे चार्ल्स एंड्रयू से बहुत क्लोज थे। क्यों? क्योंकि ये जो फाइनेक्स फॉर्म है ना, कारण ये था कि जो फाइनेक्स फॉर्म है उसमें ये गांधी जी के साथ रहते थे, ठीक है। और ये जो एंड्रयू है, ये देखो इम्पॉर्टेंट है। चार्ल्स एंड्रयू जो है ना, ये फाइनेक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहते थे। पहली बात, इनको गांधी जी ने टाइटल दिया दीन बंधु एंड्रयू, ठीक है, इन्हीं को टाइटल दिया। और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है। और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ भी गए थे, ठीक है। तो फॉनेक्स फॉर्म में एक तो ये इससे बहुत क्लोज थे, कारण फॉनेक्स फॉर्म में साथ रहे हैं, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस में साथ रहे हैं, दीन बंधु एंड्रयू, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी के एसोसिएट रहे हैं ये। To Rabindranath Tagore, Gopal Krishna Gokhale and Mahatma Gandhi. He lived with Gandhiji in Phoenix Farm. Gandhiji gave the title of Deen Bandhu for his love and care to poor. Andrews also became president of All India Trade Union from 1925 to 27. He accompanied Gandhiji as an associate to Round Table Conference in London. अगला है, Who of the following Muslim leader accompanied Mahatma Gandhi on his arrival in Chhattisgarh in 1920? कौन से मुस्लिम लीडर जो थे वो गांधी जी को जब छत्तीसगढ़ में आए थे तो उनको अकम्पेंड किए थे, उनको रिसीव किए थे? तो मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली 10 मार्च 1873 से 26 नवंबर 1938 तक थे, was an Indian Muslim leader of the Khilafat movement. He was arrested and imprisoned from 1921 to 1923 for his support to Mahatma Gandhi and Indian National Congress during non-cooperation movement in 1990 to 1922. He opposed the 1928 Nehru Report. He attended the first and second round table conference in London in 1930-31. देखो ये जो है ना हमारे, पहली बात तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी गए थे 1920 में। किसके साथ गए थे? शौकत अली के साथ, ठीक है। और शौकत अली के साथ गए थे। अब ये फिर खिलाफत मूवमेंट की वजह से जेल वगैरह चले गए थे। शौकत अली ने नेहरू रिपोर्ट को 1928 नेहरू रिपोर्ट को अपोज किया।
ठीक है। ये इन्होंने, एक तो हमने पढ़ लिया एंड्रयू पढ़ा, ठीक है। अब इन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोनों अटेंड की है। शौकत अली ने फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोनों अटेंड की है, ठीक है। और ये फिर बाद में जाके ऑल मुस्लिम लीग के मेंबर बनेंगे। कौन से जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर कह दिया है? तो मंदिर कह दिया है यरवड़ा जेल। यरवड़ा जेल को मंदिर कह दिया है। यरवड़ा जेल कहाँ पे है? पुणे। और यरवड़ा मंदिर ये किताब किसने लिखी? गांधी जी ने लिखी है। 1934 के अंदर महात्मा गांधी ने कांग्रेस छोड़ दी है। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे गांधी जी इसके मेंबर ही नहीं थे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? वन मैन बाउंड्री तो ये कहा गया था चर्चिल के द्वारा। चर्चिल ने कहा था गांधी जी को वन मैन बाउंड्री, चर्चिल। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, जीके गोखले ने क्या कहा था कि अपना मुंह बंद रखना और कान खोल के रखना 1 साल तक। फर्स्ट सत्याग्रह किस चीज़ के लिए हुआ था इनका? फर्स्ट सत्याग्रह तो वो हुआ था, फर्स्ट सत्याग्रह इनका हुआ था लो वेजेस टू वर्कर। देखो सबसे पहला तो चंपारण वाला है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर लो वेजेस दे रखा था। लो वेजेस वाला किसके लिए? हमारा अहमदाबाद के लिए है। सबसे पहले हंगर स्ट्राइक इन्होंने कहाँ पे की थी? हंगर स्ट्राइक तो हंगर स्ट्राइक इन्होंने की थी अहमदाबाद। फर्स्ट पब्लिक स्पीच कहाँ पे दी थी? फर्स्ट पब्लिक स्पीच महात्मा गांधी की पहली पब्लिक स्पीच कहाँ पे है? वाराणसी। फर्स्ट पब्लिक स्पीच वाराणसी। वाराणसी में ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीएचयू खुला था। कब? 1916। तो बीएचयू कब खुला है? 1916 के अंदर बीएचयू खुला था, तब स्पीच दी गई थी। अहमदाबाद के अंदर कौन थी? जो अम्बालाल साराभाई की जो सिस्टर हैं अनुसुईया बहन, अम्बालाल साराभाई की बहन थी अनुसुईया बेन, वो शामिल थी इसके अंदर। अहमदाबाद सत्याग्रह किस चीज़ के लिए था? कॉटन मिल वर्कर के लिए। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल ये कहाँ से लेके आए थे? ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल तो भाई ये लेके आए थे ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल साउथ अफ्रीका 1903। और यहाँ पे ट्रस्टीशिप साउथ अफ्रीका 1903 इनका यहाँ पे इनकी जो फिल्म थी ना, वो थी इनकी जोनासबर्ग। देखो इन्होंने ये कहा था कि इंडिया के अंदर मैकेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यूएसए के अंदर मैकेनाइजेशन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने ये क्यों बोलेंगे यूएसए के अंदर मैकेनाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यूएसए के बारे में कुछ नहीं कहा है इन्होंने, बट हाँ इंडिया के अंदर ये मैकेनाइजेशन नहीं चाहते हैं। गांधी जी ने मैकेनाइजेशन भले ही नहीं कहा है, बट गांधी जी हमेशा कॉटेज इंडस्ट्री के फेवर में थे। तो इनसे पूछा गया कि भाई अनटचेबल के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कॉटेज इंडस्ट्री चला देते हैं अनटचेबल के लिए। गांधी जी में इनोवेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब था प्रोड्यूस मोर और लेस इनपुट फॉर मोर पीपल। इनोवेशन का मतलब ये होता है कि लेस इनपुट से मोर प्रोड्यूस करना। चंपारण किस चीज़ के लिए था? कैश क्रॉप को बंद करने के लिए। चंपारण के अंदर जेपी कृपलानी भी थे इनके साथ, ठीक है, जेबी कृपलानी चंपारण में इनके साथ थे। अब राजेंद्र प्रसाद चंपारण से कौन कौन रिलेटेड हैं इसके? एक तो हैं
देखो एक बार हम अच्छे से करते हैं। तो चंपारण में कौन कौन रिलेटेड थे? एक तो चंपारण में ही आ गए हमारे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये चंपारण से हमारे। एक है हमारे महादेव, राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद किसका मिलेगा? महादेव का, ठीक है। सी एफ एंड्रयू, इनके फेमस हैं ये तो, सी एफ एंड्रयू इनके साथ साथ घूम रहे हैं। एक अनुग्रह भी हैं, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण, महादेव हैं, नारायण हैं, प्रसाद हैं, ठीक है। और दो तो प्रसाद हो गए, एक राजेंद्र प्रसाद है, एक और, अब देखो एक तो हो गया महादेव का प्रसाद, एक नारायण का प्रसाद, अनुग्रह, अनुग्रह नारायण, इनका प्रसाद हो जाएगा राजकिशोर प्रसाद, राजकिशोर प्रसाद। और एक हैं एच एस पॉलक, अब प्रसाद के बाद ये पालक खा रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन है भाई? ये हैं इसके अंदर, राजेंद्र प्रसाद हैं, महादेव देसाई हैं, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सी एफ एंड्रयू, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद और पालक। अब इसके अंदर ना अनुग्रह नारायण तो हैं, बट जय प्रकाश नारायण नहीं है, ठीक है, जय प्रकाश नारायण नहीं है। जे बी कृपलानी भी इसी से रिलेटेड हैं, जे बी कृपलानी इसी से रिलेटेड है, ये देखा ना हमने, देखा भी, टीचर के रूप में थे ये, लेकिन जयप्रकाश नारायण इससे रिलेटेड नहीं है। चंपारण जो था वो सिर्फ चंपारण के अंदर ही था, लेकिन ऑल इंडिया मूवमेंट वाली, अगर कोई पूछे कि ऑल इंडिया मूवमेंट कौन सी है, ऑल इंडिया लेवल वाली मूवमेंट कौन सी थी इनकी, ऑल इंडिया लेवल वाली, तो वो थी हमारी रॉलेट सत्याग्रह, ये ऑल इंडिया मूवमेंट है इनकी। चंपारण को ओपोज किसने किया है? एन जी रंगा ने, ठीक है, एन जी रंगा ने। देखो खेड़ा के अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पे ड्रॉट पड़ गई थी, फिर भी ये कह रहे थे कि नहीं आपको पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, खेड़ा के अंदर ये था। अब एक ऑप्शन है इसमें, इसके अंदर कि क्या यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट की बात की गई है, तो परमानेंट सेटलमेंट कहाँ से आ जाएगा 1916 में? ये तो बहुत पुरानी बात है ना, ये तो 1793 की बात है, तो यहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट की बात नहीं है। ड्रॉट के लिए था, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट की बात नहीं है। सबसे पहली पीजेंट मूवमेंट कहाँ पे हुई, ये सब तो चलो ठीक है। सबसे पहली पीजेंट मूवमेंट पता है 1905 के अंदर हो चुकी थी, कहाँ पे? बिजोलिया। ये बिजोलिया कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। बिजोलिया, बिजोलिया राजस्थान में पड़ेगा। किसका द्वारा है ये? सीताराम दास, सीताराम एंड विजय सिंह पाठक। ये RS का क्वेश्चन है, वैसे इस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बिजोलिया में सबसे पहले हुआ था सीताराम दास और विजय सिंह पाठक, विजय पाठक। यूपी किसान सभा में कौन कौन थे? कम कर चुके हैं, गौरी शंकर हैं, इंद्र हैं, मदन मोहन मालवीय, बस ये तीन ही हैं, तीनों भगवान हैं, गौरी, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी। 18 नहीं संकल्पित कब कब हुआ था ये? 18 के अंदर। जवाहरलाल नेहरू इससे रिलेटेड नहीं है, ये ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं है ना, ये नहीं है। गौरी शंकर मिश्रा है, गौरी शंकर हैं, इंद्र नारायण द्विवेदी है और मदन मोहन मालवीय। नए धोबी मूवमेंट जो है ना, यूपी प्रतापगढ़ के फार्मर द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। नई धोबी बंद जो है ये प्रतापगढ़ के फार्मर द्वारा शुरू की गई थी। अब नई धोबी बंद में यूपी प्रतापगढ़ के अंदर है, इससे एक तो कौन कौन दो रिलेटेड हैं? धोबी है ना, एक तो जिंगूरी, जिंगूरी, ठीक है, और एक है दुर्गापाल, ये दो रिलेटेड हैं इससे। नई धोबी मूवमेंट, नई धोबी बंद, नई धोबी बंद से कौन कौन रिलेटेड हैं? तो जिंगूरी हैं और दुर्गापाल है, जिंगूरी और दुर्गापाल। बाद में यहीं पे ही बाबा रामदास भी जुड़ेंगे, ठीक है, बाद में यहीं पे बाबा रामदास भी जुड़ेंगे। अब यही अवध किसान सभा की मीटिंग से रिलेटेड लोग हैं कुछ तरीके से, तो ये भी जुड़ेंगे फिर बात आगे चल के। तो जिंगूरी सिंह हो गए, दुर्गापाल हो गए और बाबा रामदास। बाबा रामदास ने शुरू किया था, बाबा रामदास ने शुरू किया था क्या? अवध किसान सभा, साराबंदी कैंपेन था,
सारा बंदी। सारा बंदी किस चीज़ के लिए था? ये था नौ टैक्स के लिए। किसने चलाया था सारा बंदी वाला? वल्लभ भाई ने। अब कुछ पीजेंट मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं कि 1930 में ये पीजेंट मूवमेंट्स होनी शुरू हुई है। तो जो शहजानंद हैं, सहजानंद कहाँ पे कर रहे थे? बिहार में। रामानंद हैदराबाद में। ठीक है, एक है हमारे हामिद खान। क्या नाम है? हामिद खान। ये कहाँ कर रहे हैं? असम में। शहजानंद कर रहे हैं बिहार के अंदर, रामानंद हैदराबाद, हामिद खान असम। और खुदाई खिदमतगार तो पता ही है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर है। शहजानंद भी पता है। रामानंद, ये रामानुज वगैरह कहाँ से है? नीचे से है ना, तो हैदराबाद मार देना है। हामिद खान असम से। अब ये जो बिहार किसान सभा थी ना, बिहार किसान सभा, इसको फाउंड किया था स्वामी सहजानंद ने। ठीक है, उसके बाद फिर 1936 के अंदर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस इन्होंने फाउंड किया था। कहाँ पे? लखनऊ के अंदर। स्वामी सहजानंद बिहार से। ठीक है, वैसे तो ये स्वामी सहजानंद ने बिहार किसान सभा, अवध किसान सभा बाबा रामदास, बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद ने 1936 के अंदर, ऑल इंडिया किसान सभा ये कहाँ पे? लखनऊ के अंदर। ऑल इंडिया किसान सभा का पहला सेशन था लखनऊ के अंदर। फाउंडर वगैरह कौन थे? ये स्वामी सहजानंद, ये हमने कर लिया है। सेकंड के अंदर कौन है? एनजी रंगा। पहले के सेक्रेटरी कौन थे? एनजी रंगा। ईका मूवमेंट, मदारी फांसी, इसका था टू स्टॉप रेंट गिवन टू द गवर्नमेंट। ये इक्का मूवमेंट अवध में है, ये इधर उधर नहीं है, यूपी के अंदर ये इक्का मूवमेंट। अब जो पहला मैंने बताया था ना कि पहला किया था अवध किसान सभा का स्वामी सहजानंद ने, नहीं, ऑल इंडिया किसान सभा का किया था स्वामी सहजानंद ने। उसका पहला सेशन कहाँ पे था? लखनऊ के अंदर। और दूसरा था फैज़पुर कहाँ है? महाराष्ट्र। और इसमें किया था एनजी रंगा ने। स्वामी सहजानंद का जनरल क्या था? हुंकार। स्वामी सहजानंद का जनरल का नाम था हुंकार। ऑल इंडिया किसान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पार्ट लिया था। यूपी किसान सभा के अंदर कौन कौन था? तो इंद्र थे, वरुण, इंद्र, गौरी और मदन मोहन मालवीय। लेकिन ऑल इंडिया किसान सभा के अंदर का जो फर्स्ट सेशन था ना स्वामी सहजानंद के अंदर, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पार्टिसिपेट किया था। ऑल इंडिया किसान सभा कब फाउंड हुआ था? 1936 के अंदर। किसान प्राण किसे कहते हैं? स्वामी सहजानंद को ही कहते हैं किसान प्राण। अब ये जो किसान सभा है ना, किसान सभा, इसी के अंदर तिभागा मूवमेंट शुरू हुई थी। ठीक है, किसान सभा के अंदर तिभागा मूवमेंट शुरू हुई थी। किसान सभा के अंदर ही तिभागा मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और इसमें जो शेयर था उसको 1/3 कर दिया गया था। किसान सभा के अंदर ही तिभागा मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। स्वामी सहजानंद की डिमांड थी ये कि क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड हो, लैंड का नेशनलाइजेशन हो जाए, ये सब चीज़ें। तो ये कब किया था उन्होंने? जस्ट बिफोर हिज डेथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जस्ट बिफोर हिज डेथ। किसान मूवमेंट इन बिहार से कौन जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। किसान मूवमेंट से राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। देखो, जो बारदोली सत्याग्रह है ना, बारदोली कहाँ पे है? बारदोली पहली बात तो गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये भी एक पीजेंट मूवमेंट था। इसमें वल्लभ भाई पटेल का रोल है। इसमें वुमेन के बिहाफ पे
महात्मा गांधी ने इनको सरदार कहा था। अब जो स्वामी सहजानंद है, उनके ये जो किसान सभा ये सब चीज़ें हैं, इसको हम क्या कहते हैं? बकशत एजिटेशन। क्या कहते हैं? बकशत एजिटेशन। क्या कहते हैं इसको? बकशत एजिटेशन कहते हैं इसको, ठीक है। बकशत एजिटेशन कहते हैं इसको, और बकशत एजिटेशन कहते हैं इसको। और अब एक आएगा भारतीय किसान सभा, तो समझ में आती है, लेकिन भारतीय किसान विद्यालय। तो ये भारतीय किसान विद्यालय किसने बनाया था? NG रंगा ने, ठीक है। भारतीय किसान सभा समझ में आती है, भारतीय किसान विद्यालय बनाया था NG रंगा ने, ओके। और बंगाल प्रजा पार्टी, क्या है ये? बंगाल प्रजा पार्टी, ये बनाया था फजलुल हक ने, फजलुल हक ने, ठीक है। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक ने। तिभागा मूवमेंट, ये हमारा बंगाल के अंदर है, तिभागा मूवमेंट। ये जो तिभागा किसान सभा के अंदर है, ये जो तिभागा है, कहाँ पे है? बंगाल के अंदर। भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। ये कहाँ से शुरू हुई है? तो ये हुई थी पोचमपल्ली से। भूदान मूवमेंट पोचमपल्ली। पोचमपल्ली हमारा कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर है। और इन्होंने ही सर्वोदय सभा भी चलाया था, सर्वोदय सभा, ठीक है। तो पोचमपल्ली कहाँ पे हो जाएगा हमारा? तेलंगाना। और सर्वोदय सभा, सर्वोदय समाज, बाद में चल के भूदान मूवमेंट को JP नारायण ने भी ज्वाइन किया है, JP नारायण। तो फर्स्ट ट्रेड यूनियन किसने फाउंड किया था? BP वाडिया, BP वाडिया ने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जब समिट हुई थी, लेबर की समिट, उसमें किसको भेजा गया था? NM जोशी। ट्रेड यूनियन के फर्स्ट कौन है? BP वाडिया। फिर ILO के अंदर किसको भेजा गया था लेबर के लिए? तो NM जोशी को। लेकिन UPPCS कहता है, देखो वैसे तो भेजा गया था NM जोशी को, बट UPPCS कहता है कि इसी को भेजा गया, तो हम लोग इसी को मार देंगे। किसको भेजा गया था? BP वाडिया को ही भेजा गया था। किसको? BP वाडिया बस। अहमदाबाद टेक्सटाइल फॉर्म्ड बाय महात्मा गांधी। देखो कभी भी लेबर, ये है ट्रेड, जब भी ट्रेड यूनियन की बात आएगी तो उसमें हो जाएंगे हमारे BP वाडिया, ठीक है। लेकिन और अहमदाबाद टेक्सटाइल में हमारे हो गए महात्मा गांधी। लेकिन जब भी बात करेंगे कि पहला लीडर जिसने लेबर, पहला लीडर, फर्स्ट लीडर जिसने लेबर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज़ किया हो, जिसने लेबर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज़ किया हो, तो वो है हमारे LM लोखंडे, ठीक है। ऐसे पहले लीडर जिसने लेबर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज़ किया हो, वो है हमारे NM लोखंडे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? लेबर मूवमेंट के लिए NM लोखंडे हैं, बट ऑल इंडिया और ट्रेड यूनियन के लिए हमारे BP वाडिया हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो पहले प्रेसिडेंट थे हमारे लाला लाजपत राय। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। इसके अंदर इसके फाउंडर कौन? पहली बात तो ये है कहाँ पे? बॉम्बे के अंदर। कब हुई है? 1920 में। 1920 में ही क्यों? क्योंकि 1919 के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, ओके। कौन कौन मेंबर है इसके अंदर? फाउंडर के तौर पे NM जोशी आएंगे, फिर
लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय इसके बन जाएंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, अब पहला पार्टीशन और एक और दो तीन पॉइंट और हैं। इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे इसके जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा इसके वाइस प्रेसिडेंट थे, जोसेफ बैप्टिस्टा। और जनरल सेक्रेटरी कौन थे इसके? दीवान चमनलाल, दीवान चमनलाल। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट तो एन.एम. जोशी और लाला लाजपत राय हो गए। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इसके? जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा। और जनरल सेक्रेटरी कौन थे इसके? दीवान चमनलाल। वाइस प्रेसिडेंट कोई लॉयर टाइप का आदमी होगा, बैरिस्टर टाइप का, जो जोसेफ बैप्टिस्टा हो जाएगा। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे दीवान चमनलाल। इस ऑर्गेनाइजेशन का पहला पार्टीशन होता है 1929 के अंदर। 1929 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन का पहला पार्टीशन होता है। क्यों होता है? ये होता है नागपुर सेशन के अंदर। ठीक है, 1929 के अंदर भी नागपुर सेशन था। इस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैंने बताया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बॉम्बे के अंदर है 1920 के अंदर। 1919 में इसमें ILO एन.एम. जोशी प्लस लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट इसके हैं जोसेफ बैप्टिस्टा। जनरल सेक्रेटरी इसके हैं दीवान चमनलाल। जनरल सेक्रेटरी, दीवान भी एक तरीके का सेक्रेटरी होता है। ठीक है, और ये हो गए हमारे 1929 नागपुर सेशन के अंदर इसका पार्टीशन हुआ है। किसके अंदर में? जवाहरलाल नेहरू के अंदर में। अब इसी से अलग होके एक इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना लिया। किसने बना लिया? तो मॉडरेट्स ने, एन.एम. जोशी। ठीक है भाई, प्रेसिडेंट उनको बना दिया तो इनको गुस्सा आ गया कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वी गिरी, वी एन.एम. जोशी हैं, वी एन.एम. जोशी, वी गिरी और बी शिवा राव। ठीक है, जोशी, एन.एम. जोशी, वी गिरी और बी शिवा राव, इन सब ने मिलके इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना लिया। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना लिया। बी शिवा, ठीक है, बी शिवा राव, वी गिरी, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। बी शिवा राव, बी शिवा राव, एन.एम. जोशी, वी गिरी। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 के अंदर था। ये किस लिए दिया गया था? सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल प्लस बैन ऑन स्ट्राइक। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ये किस लिए दिया गया था? सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक को लेके। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट आते के साथ हमें क्या मारना है? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले मेंबर कौन बने थे? कम्युनिस्ट आते के साथ हमको याद आता है M.N. रॉय। देखो, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ये शुरू किसने की थी? व्लादिमीर लेनिन ने, बोल्शेविक पार्टी ने। उसके पहले मेंबर कौन बने थे? M.N. रॉय। ठीक है, देखो फिर इन्होंने क्या किया? ताशकंद हमारा है उज्बेकिस्तान। ताशकंद के अंदर इन्होंने अपनी CPI बना ली थी। उज्बेकिस्तान के अंदर इन्होंने अपनी CPI बनाई। ठीक है, उसमें कौन कौन थे? उसमें हमारे M.N. रॉय, अब्बानी मुखर्जी। ठीक है, मोहम्मद अली, M.N. रॉय हैं, अब्बानी मुखर्जी फेमस हैं,
मोहम्मद अली और मोहम्मद शाफी क्यों? एम.एन. रॉय, अब्बानी मुखर्जी। एम.एन. रॉय अब्बानी मुखर्जी, मोहम्मद अली, एम.एन. रॉय, अब्बानी मुखर्जी, मोहम्मद अली और शाफी क्यों नहीं? शाफी क्यों नहीं? शाफी क्यों? ठीक है, शाफी क्यों। अब इस चीज़ के लिए कौन सा वो था कॉन्स्पिरेसी? तो वो थी हमारी कानपुर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, कानपुर कॉन्स्पिरेसी के अंदर कौन कौन है? तो इसमें वही सब हैं हमारे। कौन कौन? एम.एन. रॉय तो होंगे ही होंगे, मुज़फ़्फ़र अहमद हैं, डांगे हैं। ठीक है, मुज़फ़्फ़र अहमद, डांगे, शौकत उस्मानी, एम.एन. रॉय, मुज़फ़्फ़र अहमद, डांगे, ऐसे डांगे। ठीक है, शौकत उस्मानी, रामचरण लाल शर्मा, सिंगेरवेलु चेतियार, रामचरण लाल सिंगारवेलु चेतियार और गुलाम शौकत हुसैन, ये सब हैं। ठीक है, एम.एन. रॉय, मुज़फ़्फ़र अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, रामचंद्र लाल, सिंगरालावेलु चेतियार, गुलाम शौकत हुसैन। ठीक है, एम.एन. रॉय हैं, मुज़फ़्फ़र अहमद हैं, एम.एन. रॉय, मुज़फ़्फ़र अहमद, डांगे, शौकत उस्मानी, रामचरण लाल, सिंगारवेलु चेतियार और गुलाम शौकत हुसैन। एम.एन. रॉय, मुज़फ़्फ़र अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, रामचरण लाल, सिंगारवेलु चेतियार और गुलाम शौकत हुसैन। एम.एन. रॉय, मुज़फ़्फ़र अहमद, डांगे, शौकत उस्मानी, रामचरण लाल, ये तो मुझे पता है, रामचरण लाल, सिंगारवेलु चेतियार और गुलाम शौकत हुसैन। दो तो शौकत हो गए। शौकत देखो, दो तो शौकत ही हो गए हमारे, शौकत उस्मानी और शौकत हुसैन, रामचरण लाल और सिंगारवेलु चेतियार। इनके अगेंस्ट में कौन सा केस था? तो भाई इनके अगेंस्ट में था हमारा मेरठ एंड पेशावर कॉन्स्पिरेसी। इसी के अगेंस्ट में था। अब जो रेवोल्यूशनरी फेज़ ऑफ ट्रेड यूनियन का जो रेवोल्यूशनरी फेज़ है वो 1926 से 39 तक है। 1926 से 39 तक है। 1926 से 39 तक है। और इसमें कौन कौन है? तो एम.एन. रॉय हैं, मुज़फ़्फ़र अहमद हैं, एम.एन. रॉय हैं, मुज़फ़्फ़र अहमद हैं, ऐसे डांगे हैं, एम.एन. रॉय है, मुज़फ़्फ़र अहमद है, ऐसे डांगे हैं, शौकत उस्मानी है। ये सारे के सारे इसके मेन लीडर्स हैं। रेवोल्यूशनरी फेज़ की बात कर रहे हैं ना, तो एम.एन. रॉय, मुज़फ़्फ़र अहमद, ऐसे डांगे और शौकत उस्मानी। कोई पूछे कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किसने की थी? सेम एम.एन. रॉय। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, एम.एन. रॉय। अगला है हु फॉर्म द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1940। कौन फॉर्म किए थे रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी? तो एम.एन. रॉय। मेनली जितने भी लिवर्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें एम.एन. रॉय जो कम्युनिस्ट हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। एम.एन. रॉय founded the Radical Democratic Party in 1940. Bandi Jeevan is a masterpiece writing of Sachi. बंदी जीवन किसने लिखा है? बंदी जीवन तो वो लिखा था, इन्हीं के टाइम पे लिखा था सचिन सान्याल ने। बंदी जीवन सचिन सान्याल, एक रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। ये किसने फॉर्म की थी? तो ये की थी
सौम्येंद्रनाथ ने सौम्येंद्रनाथ ने की थी ये, ठीक है। सौम्येंद्रनाथ टैगोर ने। रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी सौम्येंद्रनाथ टैगोर। रॉलेट एक्ट जब आया था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला, इस टाइम पे कौन थे? तो चेम्सफोर्ड इसी टाइम पे थे, ठीक है। और वो जो गांधी, ये चेम्सफोर्ड इसी टाइम पे थे, इट मीन्स वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात हो रही थी उस टाइम पे, 1914 से 1918 में ना। तो चेम्सफोर्ड को गांधी ने सपोर्ट किया था कि हाँ ठीक है, वॉर में ले जाओ इंडियंस को। तो वो 2 नहीं था, वो 1 ही था। रॉलेट एक्ट क्यों आया था? जो भी नेशनल और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, नेशनल और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कर्व करने के लिए। रॉलेट एक्ट जो थी वो सेडिशन कमेटी की, जो रॉलेट एक्ट है ना ये वाला, ये सेडिशन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बेस्ड थी। तो ये सेडिशन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बेस्ड थी, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह के अंदर गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज, हमें पता है ना कि रॉलेट इसके अंदर ही गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज होम रूल लीग, सेडिशन कमेटी पे बेस्ड थी। और इसके टाइम पे गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज होम रूल लीग। आईएएस में क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन तो इसके 10 साल बाद आया है, तो ये इस ऑप्शन को काट देना है। अब रॉलेट एक्ट की वजह से ही जलियांवाला बाग इंसिडेंस होता है। लॉर्ड क्लिम्सफोर्ड जो है ना, वो 1916 से 1921 तक हैं। इससे पहले लॉर्ड चेम्सफोर्ड से पहले कौन था? हार्डिंग से पहले मॉर्ले मिंटो, मतलब वो 1909 वाला, उसमें तो मॉर्ले मिंटो। फिर उसके बीच में कौन आया है? हार्डिंग ने क्या किया था? पूरा का पूरा लाहौर को कैप्चर कर लिया था लाहौर ट्रीटी के तहत, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है चेम्सफोर्ड। देखो मेनली रॉलेट एक्ट का एक सबसे सटीक आंसर क्या रहेगा कि इम्प्रिजन कर दो। किसको इम्प्रिजन कर दो? जो भी नेशनल लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको सबको इम्प्रिजन कर दो। देखो इम्प्रिजन वाली बात तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका मेन क्या था? रॉलेट एक्ट का मेन अगर कोई पूछे तो वो क्या हो जाएगा? इसका मेन हो जाएगा हमारा कि इसका मेन हमारा हो जाएगा कि इसने इंडिविजुअल लिबर्टी ऊपर बैन लगा दिया था। ये ऐसा किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना है? तो ये कहा था स्वामी सहजानंद ने। इन्होंने ये कहा था कि भाई रॉलेट एक्ट के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना है। स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के लिए किसी को भी कोई भी टैक्स नहीं देना है, स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था। जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था, याद रखना है, डायर ने ऑर्डर दिया था, ठीक है। और एनसीएम हमारा हुआ है 1920 में। कम्युनल अवार्ड हमारा दिया गया है, मैकडोनाल्ड ने दिया था ना कम्युनल अवार्ड, तो ये 1932 है। इसके बाद फिर ये कम्युनल अवार्ड हमारा 1928, 1932 और 1928 के अंदर हमारा क्या आया था? साइमन कमीशन। तो कम्युनल अवार्ड हमारा 1932 के अंदर आया है। अब यहाँ पे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को तो अरेस्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन अब ये एक्चुअल में लोग, पता है कौन मरे थे? यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था, तो लोग बैसाखी मेला देखने के लिए गए हुए थे। ये बैसाखी मेला देखने के लिए गए हुए थे, बट लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इनको मार दिया। 30 मई को नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दे दी थी।
इकतीस मई को दे दिया है। नाइटहुड वापस कब दिया? 31 मई। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला कब था? 1913 के अंदर मिला था। नाइटहुड रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। नोबेल प्राइज़ मिला था एक तरीके से 1913 में, और 31 मई को लौटा दिया 1919। अब ये ठीक है, तो दे दिया है 31 मई को। अब ये पूछ रहे हैं कि वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से किसने रिज़ाइन किया था? वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से किसने रिज़ाइन किया था? तो ये किया था शंकरन नायर ने। ठीक है, वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से किसने रिज़ाइन किया था? शंकरन नायर। सबसे पहले सत्यपाल को उठाया, ठीक है, सत्यपाल को उठाया। उसके बाद फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। उसके बाद फिर अमृतसर कांग्रेस चलेगी। अमृतसर कांग्रेस, इसके हैं हमारे मोतीलाल नेहरू। अब जलियांवाला मैसेकर के बाद ही हंटर कमेटी आई थी। ठीक है, हंटर कमेटी ने तो क्या किया, एक तो डायर को तो थोड़ा सा बोला है कि हाँ भाई इसने गलत किया, बोलते कि नहीं, लेकिन मार्शल लॉ लगा हुआ था तो हमारे डायर ठीक थे। दूसरा, हंटर कमेटी के अंदर क्या बोलते हैं ये कि गांधी रिस्पॉन्सिबल है, गांधी ये जो सत्याग्रह वगैरह कर रहे हैं ना, तो गांधी इसमें गलत है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको एक अवार्ड दे दिया, जनरल डायर को, लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ये दो अधिकार दे दिए। अब उसके बाद फिर उधम सिंह जो है, इतना हो चुका है, ये आदमी चला गया है यहाँ से। ठीक है, 13 अप्रैल 1990 में केस करके चला गया है। फिर उधम सिंह मार के आते हैं जनरल ओ डॉयर को, क्योंकि ये मेन प्लानर था इन सब चीज़ों के पीछे। अब इसकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह होगी, ड्राफ्टिंग इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, तो उसके मेंबर कौन थे? महात्मा गांधी थे। अब ये सब जब हो रहा था तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था वहाँ पे लंदन में? तो पीएम था लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, जलियांवाला बाग को ही क्या कहा गया था? प्रिवेंटिव मर्डर। मतलब हाँ, ये हटाया जा सकता था ना, ऐसा मर्डर था ये किसने कहा था? तो ये कहा था मॉन्टेस्क्यू ने, प्रिवेंटिव मर्डर बाय मॉन्टेस्क्यू। खिलाफत मूवमेंट में कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। फिर बाद में लोगों ने ज्वाइन किया है, मुसलमानों ने। तो किस किस ने किया है? हज़रत मोहानी ने ज्वाइन किया। ठीक है, हज़रत मोहानी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, डॉक्टर हकीम अजमल ख़ान ने, हज़रत मोहानी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, हकीम अजमल ख़ान ने, हज़रत मोहानी ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, हकीम अजमल ख़ान ने। ठीक है, इन सब ने किया। और ये फिर इन्होंने सब ने मिलके क्या बनाई? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई सब ने मिलके। कहाँ पे? लखनऊ। ठीक है, और इसके अंदर एक आगे चल के एक फ़रैज़ी मूवमेंट चलेगी, फ़रैज़ी, जिसके अंदर कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह। कौन थे? शरियतुल्लाह। ठीक है, फ़रैज़ी मूवमेंट, शरियतुल्लाह। देखो, सबसे पहली बात यह है कि खिलाफत मूवमेंट के अंदर एक तो एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो थी, उसको एंटी ब्रिटिश फीलिंग को बढ़ाने के लिए था, पहली बात। दूसरा, ऑटोमन एम्पायर को सेव करने के लिए था।
ठीक है, अब ऑप्शन 2 और दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर कि मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, मुस्लिम खिलाफत जो है कभी भी रिफॉर्म करने के लिए नहीं है, तो ये रिफॉर्म करने के लिए नहीं है। दूसरा, ये सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए भी नहीं है, ये इन दोनों के लिए नहीं है, ये एंटी ब्रिटिश फीलिंग और ऑटोमन एम्पायर के लिए है। मुसलमानों के अंदर रिफॉर्म, ना तो ये रिफॉर्म करने के लिए है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, ना ही ये सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए है। ठीक है, खिलाफत के प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी। अब खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे, खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे ये जो हकीम अजमल है ना, हकीम अजमल है, डॉक्टर हकीम अजमल, इसने अपना टाइटल छोड़ा है। इन्होंने अपना टाइटल छोड़ा था कौन सा? हाजिग उल मुल्क, हाजिल उल मुल्क का टाइटल इन्होंने छोड़ा था, डॉक्टर हकीम अजमल ने। ठीक है, तो ये खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे डॉक्टर हकीम अजमल ने हाजिग उल मुल्क का टाइटल छोड़ा था। हकीम अजमल ने हाजिग उल मुल्क का, हकीम अजमल ने छोड़ा है, हकीम अजमल ने हाजिग उल मुल्क का टाइटल छोड़ा है। अब इसी टाइम पे जिन्ना ने कहा था गांधी को कि ज़्यादा ना मुसलमानों को अपने झांसे में मत फंसाओ। जिन्ना ने क्या कहा था इसी टाइम पे कि मुसलमानों को अपने झांसे में ना फंसाओ। ठीक है, जिन्ना ने ना तो पार्टिसिपेट किया, ऊपर से महात्मा गांधी को डेनाउंस्ड, गांधी को डेनाउंस यानी धमकी सी दी थी थोड़ी सी कि मुसलमानों को मत भड़काओ। सत्ता जा रही थी ना इसकी, MA एक अच्छा फ़ायदा हुआ खिलाफत इशू से कि हिंदू मुस्लिम के जो डिफरेंस थे वो नैरो हो गए थे, बहुत ही ख़त्म से हो गए थे। बहुत ही पहले इतने डिफरेंस थे, इस वजह से इतने से हो गए, बस मतलब इतने से, बिल्कुल। ठीक है, नैरो डाउन। अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर जामा मस्जिद से स्पीच किसने दी थी? जामा मस्जिद से स्पीच किसने दी थी? तो वो दी थी स्वामी श्रद्धानंद ने। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया है कि भाई कांग्रेस ने फिर क्यों सपोर्ट किया? तो देखो, कांग्रेस का सपोर्ट करने का एक ही वो था कि एक तो कैलिफ को दोबारा से रीइंस्टेट किया जाए, पहला। दूसरा क्या था कि मुस्लिम से सिंपैथी ली जाए, बस। कैलिफ को हटाना नहीं था, उसको रीइंस्टेट करने का था इनका। दूसरा क्या ऐसा था कि जिन्ना को मार्जिनलाइज करना था, तो उस टाइम पे जिन्ना का इतना रोल भी नहीं था, तो जिन्ना विन्ना के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की सिंपैथी पाने के लिए और कैलिफ को दोबारा रीइंस्टेट करने के लिए, बस। खिलाफत मूवमेंट को ना मदन मोहन मालवीय ने सपोर्ट नहीं किया। देखो, जो लोग मोहन को मानते हैं तो क्या वो मौलवी को भी मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो मदन मोहन ने सपोर्ट नहीं किया था खिलाफत को, मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया है। ये कट्टर हिंदू हैं। मदन मोहन मालवीय कौन है? ये कट्टर हिंदू हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया, एक वो कट्टर मुसलमान और एक कट्टर हिंदू मदन मोहन मालवीय। अब गांधी को कहा था कि आप प्लीज़, गांधी जी को कहा था कि आप प्लीज़ खिलाफत मूवमेंट का वो ले लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए। तो ये कहाँ पे कहा गया था? ये कहा गया था इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद। यहाँ अब आप इसकी जो देख रहे हैं उसको अपने हाथ में लो, इलाहाबाद में कहा था। अब ये कहा था इलाहाबाद के अंदर, ठीक है। और NCM का जो रेजोल्यूशन है वो अडॉप्ट कब हुआ है? फिर वो अडॉप्ट हुआ था अगले सेशन, कलकत्ता सेशन के अंदर। इलाहाबाद में तो ये कहा था कि भैया आप ये कर लो, फिर कलकत्ता सेशन के अंदर ये अडॉप्ट हुआ था। NCM जो है वो अडॉप्ट हुई थी कलकत्ता सेशन में। उस टाइम पे कौन थे? लाला लाजपत राय वो थे। इलाहाबाद में कहा गया था गांधी जी को कि भैया आप NCM की देख रेख संभालिए, मतलब खिलाफत कमेटी वाली।
उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन होता है हमारा कलकत्ता सेशन। उसके अंदर फिर लाला लाजपत राय बैठे थे, वहाँ पे एनसीओ को अडॉप्ट किया गया है, लाला लाजपत राय कलकत्ता। अब यहाँ पे एक आदमी था, उसका नाम था एटीसन, ठीक है, घेटीसन। इसने कहा था कि भाई खिलाफत मूवमेंट हो गया है, एनसीएम है, ये सब चीज़ें हैं, इस टाइम पे हम लोग मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकते, ठीक है। तो एटीसन ने कहा था कि भाई खिलाफत और एनसीएम के अंदर हम लोग मुसलमान और हिंदू को नहीं कर सकते। अब मोपला रेबिलियन हुआ था इसी के टाइम पे, इसी का एक ऑफशूट था एक तरीके से, ये खिलाफत एनसीएम का ही ऑफशूट था, और ये हुआ था केरला के अंदर हुआ था ये, ठीक है। मोपला रेबिलियन जो है ये एनसीएम का ही ऑफशूट था, केरला के अंदर हुआ था ये, ठीक है, खिलाफत का ऑफशूट था ये केरला में हुआ था। तो ये बेसिकली किसके अगेंस्ट में था, यहाँ यहीं पे हमारा फिर वो मोपला पीजेंट रिवॉल्ट होता है ना, मोपला पीजेंट क्या होता है, मोपला पीजेंट रिवॉल्ट होता है। तो ये किस चीज़ के लिए था, ये था बेसिकली हमारा हिंदू लैंडलॉर्ड्स के लिए, ठीक है। मोपला पीजेंट रिवॉल्ट हमारा किसके लिए था, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के लिए। अब पहले नागपुर, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सबसे पहले किसने नागपुर सेशन कौन से वाला, 1920 वाला, जो कि आनंद चार्लू के अंदर था। इसमें किसने कहा था कि अब हम एक्सेप्ट करेंगे एनसीएम को, तो वो थे सीआर दास। यहाँ पे पी आनंद चार्लू का पता नहीं, लेकिन इसमें यही लेके चलते हैं कि हाँ सीआर दास का मेन रोल है यहाँ पे बस। अब इसी के बाद ये सब सीआर दास ने यहाँ से कहा है, फिर कलकत्ता सेशन होगा 1920 में ही कलकत्ता सेशन हो रहा है, स्पेशल सेशन है। उसमें फिर हमारे लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय के टाइम पे एनसीएम एक्सेप्ट हो गया है। उसके बाद फिर दोबारा से नागपुर सेशन हो रहा है, वहाँ पे नागपुर सेशन सीआर दास वाला, फिर कलकत्ता सेशन में लाला लाजपत राय, फिर नागपुर सेशन से पूरा का पूरा ये रेटिफाई हो गया था। यहाँ पे अडॉप्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, द रेजोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे तो बात चली है, कलकत्ता के अंदर तो बात चली थी, फिर रेटिफाई कहाँ पे हो गया हमारा, तो नागपुर सेशन के अंदर ये हमारा रेटिफाई हो गया है। अब यहाँ पे एकदम से डिले इसलिए हो गया क्योंकि बीच में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसने सक्सेस कहाँ पे हासिल की, तो सक्सेस हासिल की है इसने वेस्टर्न इंडिया के अंदर, ठीक है, बिहार बंगाल के अंदर, वेस्टर्न इंडिया, बिहार बंगाल और ये नॉर्दर्न इंडिया, मतलब नॉर्थ साइड वाला पूरा एरिया, यहाँ पे सक्सेस हासिल की थी। और इस टाइम पे गांधी जी पे ट्रस्ट करके 4 लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। तो राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ी, मोतीलाल नेहरू ने छोड़ी, लाला लाजपत राय और वल्लभ भाई पटेल, चारों ही बड़े बड़े हैं। राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और वल्लभ भाई पटेल, चारों ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि इस टाइम पे गांधी जी ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग 1 साल में स्वराज ले आएंगे। राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। राजेंद्र प्रसाद ने, मोतीलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने और वल्लभ भाई पटेल ने। इसी टाइम पे गांधी जी ने कह तो दिया था कि एनसीएम के टाइम पे गांधी जी ने कहा था कि हम लोग 1 साल के अंदर स्वराज ले आएंगे, विद इन 1 ईयर। सब लोग बहुत खुश थे। ये मूवमेंट चली है 1920 से 22 तक, ठीक है। स्वराज विद इन 1 ईयर वॉज इसका मोटो था कि 1 साल में स्वराज लेके आएंगे। बॉयकॉट वगैरह भी खूब हुआ इसके अंदर। जिन्ना ने इसको सपोर्ट नहीं किया, मदन मोहन मालवीय ने इसको सपोर्ट नहीं किया, कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान ने सपोर्ट नहीं किया। अब इतना कुछ हो गया है यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट में ना, लोग, एक तो हिंदू मुस्लिम की ग्रोथ बढ़ गई है, मतलब ग्रोथ हो गई है, हिंदू मुस्लिम की खूब यूनिटी हो रही है, ठीक है। ब्रिटिश का डर निकल गया है, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं झुकी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भी पॉलिटिकल कंसेशन वगैरह कुछ भी देने की बात नहीं की है, वो झुकी ही नहीं है।
एनसीएम के टाइम पे गांधी को ना, देखो, गांधी को कैसरे हिंद दिया था, किसने दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने गांधी को कैसरे हिंद दिया था। ये आए थे ना 1915 में, आए वैसे दे दिया था। लॉर्ड हार्डिंग ने गांधी को कैसरे हिंद दिया था आती के साथ ही। फिर क्या होता है कि एनसीएम के टाइम पे गांधी इसको लौटाएंगे, एनसीएम के टाइम पे लौटाएंगे, ठीक है। और जमनालाल बजाज जो हैं वो भी अपना राय बहादुर का टाइटल इसी टाइम पे हटा रहे गांधी जी के साथ साथ। अभी तो कहा था कि मेरा फिफ्थ सन है, जमनालाल को कहा था ना कि भाई ये तो मेरा फिफ्थ सन है। तो एनसीएम के टाइम पे जमनालाल ने और गांधी जी ने दोनों ने छोड़ा था। जमनालाल ने और गांधी जी ने दोनों ने छोड़ा था, ठीक है। एनसीएम के टाइम पे चित्तरंजन दास, सीआर दास ने भी अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ी है। तो राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ी है, मोतीलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, लाला लाजपत राय ने और सीआर दास ने भी। मोतीलाल नेहरू छोड़ रहा है और सीआर दास ना छोड़े, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। ये भी छोड़ेंगे। अब विट्ठल भाई छोड़ रहे हैं तो क्या वल्लभ नहीं छोड़ेंगे? सॉरी, वल्लभ छोड़ रहे हैं तो विट्ठल ने भी छोड़ दी। विट्ठल कहता है यार मैं भी छोड़ूंगा, ठीक है जी। सीआर दास ने छोड़ा, वल्लभ ने छोड़ा, विट्ठल ने छोड़ा, ओके। सीआर दास ने छोड़ा, वल्लभ ने, विट्ठल ने छोड़ दिया, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू ने छोड़ा, सीआर दास ने छोड़ा तो मोतीलाल नेहरू ने छोड़ दिया। और कौन रह गया? लाला लाजपत राय ने छोड़ दी। एक किताब का नाम है इंडिया डिवाइडेड। ये किसने लिखी थी? हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड। देखो, बाल गंगाधर तिलक ये ऐसे थे जिन्होंने एनसीएम को सपोर्ट किया, बट ये बेचारे मर गए थे तो ये उसका रिजल्ट नहीं देख पाए थे। एनसीएम के टाइम पे एक आदमी का नाम है राहुल सनकृत्यान। तो राहुल सनकृत्यान ये एनसीएम के टाइम पे ये कहाँ से थे? ये थे छपरा बिहार से, छपरा बिहार। अब इन्हीं को ही कहते थे हम लोग केदारनाथ। क्या कहते थे? केदारनाथ पांडे, इन्हीं का ही नाम था। केदारनाथ नाम है तो क्या था ये फादर कहे जाते थे। केदारनाथ पे लोग क्या कहते हैं? ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे हिंदी बोलनी ज़रूरी होती है। फादर ऑफ हिंदी ट्रैवल लिटरेचर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे कि हिंदी ट्रैवल लिटरेचर के फादर कौन है? लिटरेचर के फादर कौन है? तो वो है केदारनाथ पांडे, राहुल संस्कृत। क्वेश्चन ये पूछा गया कि बिहार जब एनसीएम चल रहा था तो बिहार का कल्टीवेशन कौन देख रहा था? बिहार का कल्टीवेशन कौन देख रहा था? वो देख रहे थे स्वामी विद्यानंद। चौरी चौरा इंसिडेंस कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। इसी को ही, चौरा चौरी को ही महात्मा गांधी हिमालयन ब्लंडर कहते हैं। चौरी चौरा को रोकने के लिए क्या किया गया था? बारदौली रेजोल्यूशन। चौरी चौरा को रोकने के लिए बारदौली रेजोल्यूशन किया गया 12 फरवरी 1922। चौरी चौरा मतलब ये जो एनसीएम कॉल ऑफ। अब जब ये नॉन कॉरपोरेशन को वापस लेने की बात चल रही थी तो इस टाइम पे मुंजे एक था, मुंजे ने कहा था कि गांधी ऐसा मत करो। गांधी को अपोज किया था बहुत ज़्यादा इन्होंने, मुंजे ने। गांधी थोड़ा सा मूंझ लो, मुझसे भी मूंझ लो, आप ये गलत कर रहे हैं। पहले पुलिस फायरिंग होती है, पुलिस फायरिंग करती के साथ ये लोग क्या करते हैं? पुलिस स्टेशन को जला देते हैं। फायरिंग करते हैं तब जला देते हैं। उसके बाद फिर वो मूवमेंट हटा दी जाती है, फिर गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं। अब गांधी पार्टी मेंबर्स को बोलते हैं आप प्लीज़ जाइए और जाके खादी वगैरह पे काम करो।
10 मार्च को 1922, 10 मार्च को गांधी को अरेस्ट करके ले जाएंगे, 10 मार्च। तो पहले चौरा चौरी इंसिडेंट्स हो गया, उसके बाद फिर बारडोली रेजोल्यूशन करके फिर सस्पेंड कर देंगे। चौरा चौरी, उसके बाद फिर बारडोली करके फिर सस्पेंड करेंगे। बारडोली रेजोल्यूशन होने के बाद फिर सस्पेंड कर देंगे एनसीएम। अब 12 फरवरी जो है ना, उसको 12 फरवरी को बारडोली रेजोल्यूशन हुआ है, ठीक है। फिर उसके बीच में फिर इसको 24 फरवरी वगैरह को कर दिया गया पूरा बंद। तो बारडोली रेजोल्यूशन है हमारा 12 फरवरी को, फिर 10 मार्च को ये अरेस्ट हो गए हैं। इसी समय फिर ये लोग इंस्पायर हो गए रेवोल्यूशनरी साइड पे। टर्की चाइना में जो भी रेवोल्यूशन हो रखा था, तो ये कहते कि फिर ये रेवोल्यूशनरी साइड पे इन्फ्लुएंस हो गए थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। अब जो फॉरेन क्लोथ जलाए जा रहे थे ना, उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इसका कोई सेंस नहीं है, अब फालतू के कपड़े जलाए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत पढ़े लिखे आदमी थे ना, तो उन्होंने कहा था कि कोई सेंस नहीं निकल रहा है फॉरेन क्लोथ्स को जलाने का। अब एनसीएम के टाइम पे कौन कौन से कॉलेज बने थे? एनसीएम के टाइम पे कौन कौन से कॉलेज बने थे? तो 3 कॉलेज बने थे। पहला हमारा बना था काशी विद्यापीठ, ठीक है, काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ बना है एक। तो काशी विद्यापीठ कहाँ बना है? वाराणसी के अंदर, काशी विद्यापीठ वाराणसी के अंदर। दूसरा गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ बना है, गुजरात विद्यापीठ बना है। तीसरा जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। तो काशी विद्यापीठ बना है, गुजरात विद्यापीठ बना है, जामिया मिलिया इस्लामिया बना है, जो कि पहले अलीगढ़ में बना था यूपी, उसके बाद फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया था। काशी विद्यापीठ अलीगढ़, काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ, और एक है हमारा ये वाला जामिया मिलिया इस्लामिया, ये इसी टाइम पे बना है। जामिया मिलिया इस्लामिया एनसीएम के टाइम पे ही बना है। काशी विद्यापीठ बना है वाराणसी के अंदर, गुजरात विद्यापीठ बना है, जामिया मिलिया इस्लामिया भी इसी टाइम पे बना है, ठीक है। अब मदन मोहन मालवीय, अब ये देखो काशी विद्यापीठ बना है इस टाइम पे, एनसीएम के टाइम पे, बट एनसीएम से पहले काशी हिंदू विश्व, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये भी वाराणसी के अंदर ही बना था, और ये मदन मोहन मालवीय ने बनाया था। काशी हिंदू, देखो हिंदू आ गया ना, काशी विद्यापीठ तो ये बन गया है एनसीएम के टाइम पे, लेकिन काशी हिंदू आते कट्टर आदमी कौन? मदन मोहन मालवीय, और ये 1916 में बन चुका था, पहले ही बन चुका था। तो काशी, अरे ये वही है ना, PHU, इसी को ही कहते हैं, जिसमें उसने अपनी पहली स्पीच दी थी गांधी जी ने, ठीक है। एनसीएम के खिलाफ कौन कौन थे? बिजनेसमैन खिलाफ थे इसके, कौन कौन? जैसे कि जमुना दास द्वारकादास, ये खिलाफ हैं इसके। जमुना दास द्वारकादास खिलाफ हैं इसके। पुरुषोत्तम ठाकुरदास खिलाफ हैं इसके। तो जमुना दास खिलाफ हैं, पुरुषोत्तम ठाकुरदास खिलाफ हैं इसके, क्वास जी खिलाफ हैं इसके, ठीक है। फिरोज़े सेठ खिलाफ हैं इसके। और कौन खिलाफ है? सेटलवर्ड खिलाफ हैं इसके। तो जमुना दास खिलाफ हैं, पुरुषोत्तम ठाकुरदास खिलाफ हैं इसके। ठाकुर क्या? बिजनेसमैन है ना, बड़ा बिजनेसमैन। जमुना दास द्वारकादास, ठीक है, धन का दास, गुलाम। पुरुषोत्तम ठाकुरदास, ठीक है। क्वास जी, फिरोज शेखने और सेटलवर्ड, ये सेटलवर्ड भी बिजनेसमैन है, सारे के सारे इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि यार ये करने की वजह से क्या होगा, लेबर स्ट्राइक करेंगे, और लेबर ने स्ट्राइक किया तो हमारा बिजनेस ठप चला जाएगा। दूसरी बात ये भी थी कि यहाँ पे क्या था कि महाराष्ट्र के अंदर ये गांधी को अपना हीरो मानते भी नहीं थे, इसलिए इन्होंने ये एनसीएम चला दिया था। ये लोग तिलक को अपना हीरो मानते थे। एनसीएम लॉन्च कब किया गया था? 1 अगस्त से, 1 अगस्त 1920 से। फिर वो बाल गंगाधर तिलक मर गए थे, ठीक है। 1 अगस्त 1920 से शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1920 से क्या शुरू किया था? रॉलेट एक्ट शुरू किया गया था।
ठीक है, इस दिन बाल गंगाधर तिलक मर गए थे। और 23 मार्च, और ये हो गया हमारा दिसंबर 1929। दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर सेशन, दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर सेशन हुआ है। ठीक है, अब हमारा है 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 इस टाइम पे एग्जीक्यूशन हुआ है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का। वो लड़की ने बताया था ना कि सबसे पहले एग्जीक्यूशन किसका हुआ था, तो सुखदेव का हुआ था। छोटी गूगल गर्ल ने क्या बताया था, सबसे पहले सुखदेव को फांसी लगी, भगत सिंह और राजगुरु। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अब स्वराज सभा कहाँ से बना है? स्वराज सभा तो ये ऑल इंडिया होम रूल लीग से कन्वर्ट होके ये स्वराज सभा बना है। ऑल इंडिया होम रूल लीग से कन्वर्ट होके ये स्वराज सभा के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ऑल इंडिया होम रूल लीग कौन चला रही थी? तो ये 1916 से 1918 तक एनी बेसन चला रही थी। ठीक है, एनी बेसन चला रही थी। और ये 1920 के अंदर ये स्वराज सभा बन गई थी। देखो, स्वराज सभा हुई, इसका एक तो दो ही कारण थे इसके। पहला तो ये था कि जो महात्मा गांधी ने विड्रॉ कर लिया था उस वजह से। दूसरा कि 1919 की वजह से ना ये लोग काम नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, इसलिए घुसने के लिए। बस दो ही था, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको एक्सपीरियंस चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन का, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 1919 में काम नहीं करने दिया था इसलिए गए थे। दूसरा, महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट विड्रॉ कर ली थी ना एनसीएम, इस वजह से गए थे। और ये कब हुआ था स्प्लिट? तो ये हुआ था गया सेशन के अंदर, जिसको लीड कर रहे थे CR दास। अब यहाँ पे स्वराज सभा, स्वराज पार्टी के मेन लीडर थे CR दास। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, फिर कांग्रेस से इन्होंने ही रिज़ाइन किया है। CR दास ने ही रिज़ाइन किया। मोतीलाल नेहरू तो एक मेंबर थे सिर्फ, ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू को तो करने की ज़रूरत थी ही नहीं, तो CR दास ने रिज़ाइन किया था। स्वराज पार्टी के मेंबर कौन कौन गए? CR दास हैं एक तो खुद, मोतीलाल नेहरू हैं, विट्ठल इनके साथ हैं। देखो, वल्लभ जो है ना, विट्ठल पढ़ा लिखा सा है ना, तो विट्ठल तो घुस रहा है। विट्ठल घुसेंगे, विट्ठल इनके यहाँ पे जाएंगे। और जो वल्लभ भाई पटेल हैं, विट्ठल भाई पटेल जो हैं वो यहाँ पे, विट्ठल भाई पटेल जो हैं वो यहाँ पे एंट्री लेंगे, वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो नहीं लेंगे। और एक और है यहाँ पे श्रीनिवास अय्यर। तो श्रीनिवास अय्यर जो है ये भी इनके साथ है। वहाँ पे कौन कौन है? तो वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं और C राजगोपालाचारी। ये नो चेंजर्स हैं, ठीक है, गांधी जी का सपोर्टर हैं असली वाले। अच्छा पोजीशन भी इन्हीं को मिल रहा है, राजेंद्र प्रसाद को, वल्लभ भाई पटेल को और C राजगोपालाचारी। ये सपोर्ट करने वाले कौन कौन हैं? CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और श्रीनिवास अय्यर। NC केलकर, श्रीनिवास के साथ कौन थे? NC केलकर। NC केलकर भी इन्हीं के साथ ही हैं। श्रीनिवास अय्यंगर, NC केलकर सब इनके साथ। पटेल, विट्ठल भाई पटेल फिर इसी के दरमियान सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बनेंगे। यहाँ पे एक मेंबर थे, उनका नाम था कृष्णा सिंह। तो कृष्णा सिंह ने स्वराज दल बनाया, कहाँ पे? बिहार के अंदर। कृष्णा सिंह ने स्वराज दल बनाया बिहार की। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई जो जिन्ना है ना, जिन्ना, स्वराज पार्टी में ये जो स्वराज पार्टी जो इनके अंदर घुस रही थी, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो एंट्री मार रही थी स्वराज पार्टी, उसको जिन्ना ने एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि इनको पता था कि हाँ यहाँ पे फिर से टूटने वाली है, ये इनका हिंदू टूट रहे हैं। तो जिन्ना ने सपोर्ट कर दिया कि हाँ हाँ ठीक है स्वराज पार्टी को ना इनमें जाना चाहिए।
दीन बंधु कौन था? सॉरी, देश बंधु सी आर दास। देश बंधु सी आर दास, इन्होंने एक केस के अंदर अरविंदो घोष को जिताया था, बचाया था। सी आर दास का एक स्लोगन था कि स्वराज इज कॉमन फॉर ऑल, नॉट फॉर क्लासेस। स्वराज इज कॉमन फॉर ऑल, नॉट फॉर क्लासेस। सी आर दास का था कि स्वराज जो है वो कॉमन है, सबके लिए, क्लासेस के लिए नहीं है सिर्फ। मोंटेग्यू के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ के इंडियन लिबरल फेडरेशन बना लिया था। मॉडरेट्स ने इंडियन लिबरल फेडरेशन बना लिया था, ठीक है। स्वराज इज कॉमन फॉर ऑल द पीपल एंड ऑल द गवर्नमेंट, ये कहा गया था सी आर दास के द्वारा। और इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया था मॉडरेट्स ने चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म के बाद, ठीक है। अब लिबरल लीडर्स ने तो बना लिया इंडियन लिबरल फेडरेशन। एक बात याद रखनी, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, उन्होंने मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म को वेलकम किया था। इंडिपेंडेंट पार्टी किसने फॉर्म की थी? दोनों एमएम ने, मोतीलाल ने और मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने इंडिपेंडेंट पार्टी फॉर्म की थी, ठीक है, याद रखना है। मदन मोहन मालवीय, देखो सी आर दास ने, मोतीलाल नेहरू दो के साथ है, सी आर दास के साथ मिलकर इसने स्वराज पार्टी बना दी, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू, भाई इसको फैलना है ना, तो मदन मोहन मालवीय के साथ मिलके, मोतीलाल नेहरू सी आर दास के साथ मिलके स्वराज पार्टी बना दी। मोतीलाल नेहरू ने मदन मोहन मालवीय के साथ मिलके क्या बना दिया? इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्टी। मदन मोहन मालवीय ने वही बीएचयू की स्थापना की थी 1916 के अंदर, और इन्होंने ही हिंदू महासभा का गठन किया था, हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय। स्वराज पार्टी के अंदर सी आर दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय का भी रोल है स्वराज पार्टी के अंदर। स्पीकर बने थे विट्ठल भाई पटेल 1925 के अंदर। महात्मा गांधी ने 1924 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ये 39th सेशन था, याद रखना है, 39। देखो पहले स्पीकर भी यही बने थे 1925 के अंदर। और फर्स्ट ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे। तो वो भी देखो, इतनी बड़ी पार्टी थी, उसके अंदर ये विट्ठल भाई पटेल थे, और प्रेसिडेंट कौन थे यहाँ पे? तो वो भी विट्ठल भाई पटेल ही थे। साइमन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 1927 में, भारत में आएगा 28 के अंदर। साइमन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है 27 में, भारत में आएगा 28 में। किसके अंडर में आया था ये? स्टैनले बेल्डविन के अंदर में। ये बॉम्बे पहुंचा था, बॉम्बे। साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था 1927, अपॉइंट किया गया था 1927 के अंदर, आया कब था? 28 के अंदर। साइमन कमीशन के अंदर कौन लिबरल पार्टी से थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, साइमन कमीशन के अंदर जॉन साइमन ही थे लिबरल पार्टी से। और इस टाइम पे लेबर पार्टी थी, इस समय पे लेबर पार्टी थी जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? एटली। साइमन कमीशन के टाइम पे लेबर पार्टी थी जिसके प्रेसिडेंट थे एटली, पीएम एटली के टाइम पे। अब ऐसा किसने कहा था कि भाई साइमन कमीशन के टाइम पे इंडियंस को आप बाहर रखो? देखो 28 में, 31 में हमारा कौन था? इरविन। तो ये 28-31 इस टाइम पे इरविन चल रहा है। ये इरविन का ही आइडिया था कि भाई सारे के सारे इंडियंस को ना आप साइमन कमीशन से बाहर रखो। साइमन कमीशन ने ना फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट साइमन कमीशन ने रिकमेंड की थी। साइमन कमीशन ने तो फेडरल गवर्नमेंट की बात की है। इसने ये कहा था कि आप प्रोविंसेस के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आइए, प्रोविंसेस के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आइए और डायरकी को रिप्लेस कीजिए। बस याद रखना है, साइमन कमीशन जो है वो बॉम्बे पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को।
चौरी चौरा 4 फरवरी 1922, बारडोली 12 फरवरी। तो 12 फरवरी 1928 को ये पहुंच रहे हैं। और हमारे लाला लाजपत राय कब मरे हैं? ये 17 नवंबर को मर गए 1928, 17 नवंबर को डाइड है। डोमिनियन स्टेटस मांगने वाले कौन कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और जयकर। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और जयकर। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और जयकर, ये डोमिनियन स्टेटस मांगने वाले लोग थे। मोतीलाल नेहरू हैं, तेज बहादुर सप्रू और जयकर। अब नेहरू रिपोर्ट के भी यही मेंबर थे, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और जयकर। नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया था? डोमिनियन स्टेटस की बात थी, तो उसमें तीनों शामिल थे, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और जयकर। मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट में एक तो डोमिनियन स्टेटस की बात है, उसके बाद जॉइंट इलेक्टोरेट की बात है, ठीक है, और क्या बात है कि फंडामेंटल राइट की बात है। याद रखना, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग किसने बनाया है? सुभाष चंद्र बोस प्लस जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट किस चीज़ के लिए थी? इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किया जाए। किस चीज़ के लिए थी नेहरू रिपोर्ट? कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किया जाए। नेहरू रिपोर्ट किस चीज़ के लिए थी? इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किया जाए। ये तो हो गया हमारी बात, ठीक है। 28 के अंदर आई है नेहरू रिपोर्ट। अब इसके जस्ट बाद 29 के अंदर आई है क्या? जिन्ना के 14 पॉइंट 29 के अंदर आए हैं। जिन्ना के 28 के अंदर नेहरू रिपोर्ट है और 29 के अंदर है जिन्ना के 14 पॉइंट्स। अब अपने पापा के खिलाफ जाके ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग चलाई गई थी, किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ ही है ये। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ने अपने फादर के खिलाफ जाके ये चलाई थी। ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 के अंदर, इसको दिल्ली में थी बेसिकली। क्या? ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। इसको M.A. अंसारी लीड कर रहे हैं। ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, इसको कौन लीड कर रहे हैं? M.A. अंसारी लीड कर रहे हैं इसको। हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहीं पे ही जो ब्रिकन हेड है ना, उसने चैलेंज किया था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली के अंदर ही ब्रिकन हेड ने कहा था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात सबसे पहले हसरत मोहानी ने की थी। कहाँ की थी? 1921 अहमदाबाद सेशन के अंदर, गांधी के नाक के नीचे, ठीक है। अहमदाबाद सेशन में कहा था हसरत मोहानी ने 1921 के अंदर। हसरत मोहानी 1921 अहमदाबाद सेशन, हसरत मोहानी ने ऐसा कहा था। अब अहमदाबाद सेशन को देखो, इस अहमदाबाद सेशन को ना CR दास को हेड करना था, बट ये इस टाइम पे जेल में चले गए थे। उसको फिर हकीम अजमल ने लीड किया था, हकीम अजमल ने, ठीक है। तो अहमदाबाद सेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? ये 1921 के अंदर हुआ है, पहली बात तो। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है इसमें? हसरत मोहानी जो एक मेंबर था, उसने कहा था कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में 1921 के अंदर। इसको लीड करना था CR दास को, बट इसको लीड किसने किया फिर? हकीम अजमल ने, क्योंकि ये हकीम अजमल ने लीड किया, क्योंकि CR दास जो थे वो जेल में चले गए थे। इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का 1928 के अंदर देखो, 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई थी, 29 के अंदर ही इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास हो गया है। इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास हुआ है और 29 के अंदर ही जिन्ना के 14 पॉइंट थे। इन्होंने
देखो इनको करना तो था ही, 26 जनवरी 1930 की बात है। इन्होंने इसके लिए, इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए 31 दिसंबर 1929 के अंदर, 31 दिसंबर 1929 के अंदर ट्राई कलर फहरा दिया था। कहाँ, किसके ऊपर? रावी नदी के किनारे पे। 31 दिसंबर 1929 को ट्राई कलर फहराया था रावी के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू ने ना सबसे पहला लाहौर वाला ही किया है, सेशन प्रेसाइड लाहौर वाला ही किया, और लाहौर वाले में आके ही आग लगा दी है। फर्स्ट सेशन इनका लाहौर ही था। लाहौर सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो हैं वो 1916 में बट गए थे, मतलब मिल गए थे, और टू नेशन थ्योरी आगे है। सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई है यहाँ पे। लाहौर सेशन के आसपास में फॉरेन पॉलिसी को हटाने की बात चल रही है, सीडीएम की प्रिपरेशन चल रही है। अनटचेबिलिटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे लाहौर सेशन के आसपास। ये गांधी का खुद का है, अलग से चलेगा। लाहौर सेशन के टाइम पे ही सीडीएम की बात भी हुई है। लाहौर सेशन में 2 बातें हुई हैं। पहला, एक तो फॉरेन पॉलिसी की बात हुई है, फॉरेन पॉलिसी को हटाने की बात चल रही है। दूसरा, हमारे कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमने कर ही दिया है। एक और चीज़ हुई है, वो है सीडीएम भी लाहौर सेशन से ही हुई है। यहाँ पे सीडीएम जो है ना, लाहौर सेशन से सीडीएम की वर्किंग कमेटी बनी है। तो ये पूछ रखा है आईएएस के अंदर कि सीडीएम की वर्किंग कमेटी कब से बनी है, तो लाहौर सेशन। डांडी मार्च के साथ क्या बिगिन हुआ है? सीडीएम। डांडी मार्च के साथ सीडीएम बिगिन हो गया है। ये 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी, 6 अप्रैल तक चलेगी, 24 दिन चली है ये। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। 1 बढ़ा दो, डिवाइड कर दो, एक बार डिवाइड कर दो, ठीक है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली है। 12 मार्च से 6 अप्रैल 24 दिन के लिए। 241 माइल्स साबरमती टू डांडी, ठीक है। 241 माइल्स है, 24 दिन के लिए है ये। 241 माइल्स 24 दिन में। मैक्सिमम लोगों ने कहाँ से ज्वाइन किया था? गुजरात से ही गए थे। साबरमती से डांडी गया है ना ये, तो मैक्सिमम लोग कहाँ से हैं? गुजराती आएंगे बहुत सारे भर भर के। मैक्सिमम वुमेंस ने भी कहाँ से पार्टिसिपेट किया? मैक्सिमम वुमेन ने तो डांडी मार्च से ही। सॉल्ट सत्याग्रह डांडी मार्च में ही मैक्सिमम वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया है। सॉल्ट सत्याग्रह डांडी मार्च से ही वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, मैक्सिमम वुमेन। कौन कौन थे सॉल्ट सत्याग्रह के अंदर? तो अमृत कुमारी है, ठीक है, अमृत कौर है, ये है, ठीक है। सरोजिनी नायडू होगी, सरोजिनी नायडू भी है इसमें। सरोजिनी नायडू गांधी के साथ रहेंगी, ठीक है। अमृत कौर हैं, सरोजिनी नायडू हैं, और कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं। अमृत कौर, सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय। इतना याद रखना है कि सॉल्ट सत्याग्रह का एम पूर्ण स्वराज नहीं था। पूर्ण स्वराज केवल जवाहरलाल नेहरू का रहा है, और सुभाष चंद्र बोस का। इम्पॉर्टेंट है कि डांडी मार्च के लिए ना महात्मा गांधी को पनिशमेंट नहीं मिली है, लेकिन मदन मोहन मालवीय फंस गए, ठीक है। देवदास गांधी को मिल गया है, और के.एम. मुंशी इन तीनों को पनिशमेंट मिली है। तो महात्मा गांधी को पनिशमेंट नहीं मिली है, मदन मोहन मालवीय को मिली है, देवदास को मिली है, के.एम. मुंशी को मिली है। साइमन आया है 3 फरवरी 1928 को। डांडी 12 मार्च से शुरू हुई है, 1930। फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ है हमारा 5 मार्च 1931। 31 मार्च को फिर उनको सज़ा होगी, तो 5 मार्च को आया है इरविन। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हमारी होती है 12 मार्च से। क्विट इंडिया मूवमेंट हमारी होती है 9 अगस्त से। 9 अगस्त से हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट होगी 1940। अब इस डांडी मार्च वाले को सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के किसी इंसिडेंट से जोड़ा था। डांडी मार्च वाले इंसिडेंट्स को सुभाष चंद्र बोस ने किसी नेपोलियन के इंसिडेंट से जोड़ा था, और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था इंग्लिश न्यूज़पेपर ने
कि एम्परर को पानी उबाल के नहीं हराया जा सकता। अब दांडी मार्च इसलिए नहीं थी कि हाँ सॉल्ट जो है वो गरीब को फ्री में मिल जाए, इसलिए नहीं था, फ्री में दिलाने के लिए नहीं था। इसका मेन ये था कि भाई सॉल्ट को इकट्ठा करने का अधिकार सबको है, लेकिन सॉल्ट पैसे में बिकेगा सबके पास, फ्री में दिलाने की बात नहीं कर रहे हैं गांधी जी, फ्री में दिलाने की बात नहीं करेंगे। दांडी मार्च में गांधी के वर्ड थे, गांधी जी ने कहा था दांडी मार्च के टाइम पे कि मुझे यहाँ पे सिंपैथी चाहिए, मुझे यहाँ पे वर्ल्ड की सिंपैथी चाहिए कि देखिए इतना कितना बुरा कर रहे हैं, वर्ल्ड की सिंपैथी मुझे चाहिए, दांडी मार्च इसलिए मैं कर। ये पूछेंगे क्या गांधी ने सी शोर पे सॉल्ट बनाया है? नहीं, ऐसा नहीं किया है, उन्होंने खुद से नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ उठाया था, सी शोर से सिर्फ उठा लिया था, सॉल्ट बनाया नहीं था, ठीक है। उससे क्या उन्होंने सी शोर से सॉल्ट उठा लिया था? ऐसा नहीं है। अब देखो गांधी जो है ना दांडी मार्च की वजह से तो अरेस्ट नहीं हुए, यहाँ से तो वो लोग हो गए हैं कुछ के एम मुंशी और देवदास गांधी, मदन मोहन मालवीय, ये लोग अरेस्ट हो गए थे। गांधी फिर यहाँ पे इसके कुछ दिनों बाद अरेस्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पे सीडीएम पता है कौन चलाएगा? उस आदमी का नाम है तैयब जी। तैयब जी कौन? अब्बास तैयब जी। तो गांधी के बाद अब्बास तैयब जी मूवमेंट चला रहे हैं। धरसना सॉल्ट रिवोल्ट जो था ना, धरसना वाला, उस टाइम पे गांधी जी कौन से जेल में थे? यरबड़ा के अंदर, ठीक है, यरबड़ा के अंदर थे। आचार्य विनोबा भावे किसमें पकड़े गए थे? ये भी सीडीएम में ही पकड़े गए हैं, सीडीएम के अंदर पकड़े गए हैं विनोबा भावे भी। अब जो वेब मिलर है ना, वेब मिलर एक जर्नलिस्ट है, वेब मिलर एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा था धरसना के बारे में। अब त्रिचुनापॉली तमिलनाडु के अंदर जो है, वहाँ से एक मूवमेंट चली थी, वेदारियानम सॉल्ट मार्च। कौन चलाएगा? सी राजगोपालाचारी। अब ये जो है ना त्रिचुनापॉली से वेदायाम, ये दोनों एकदम तमिलनाडु के अंदर ही, यहाँ पे ख़त्म हुआ था। ये त्रिचुनापॉली से शुरू हुआ था, जैसे वो शुरू हुआ था साबरमती से दांडी, ये त्रिचुनापॉली से वेदारियाम के अंदर। खुदाई खिदमतगार कौन थे? पठान थे, ये पठान। सीडीएम में रोल है इनका भी, सीडीएम। पठान का रोल कहाँ पे? सीडीएम के अंदर। रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेन वो क्या था कि ब्रिटिशर्स को बाहर भगाना है, बस, अपना कुछ बनाने का नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी कुछ नहीं, ब्रिटिशर्स को थ्रो आउट करना है। अब गढ़वाल रेजिमेंट इन्होंने भी मना कर दिया था कि भाई हम लोग फायर ही नहीं करेंगे। कहाँ पे कहा था? सीडीएम के अंदर। इन्होंने मना कर दिया कि हम लोग फायर नहीं करेंगे सीडीएम के, और इसको हम लोग बोलते हैं पेशावर इंसिडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कौन है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ये 10 रोजा कौन रखता था? 10 रोजा ये रखते थे अब्दुल गफ्फार खान, 10 रोजा रखते थे अब्दुल गफ्फार। अब एक जिया तरंग, हमारा जिया किस चीज़ को देख के रंग हो जाता है? मनी को देख के, तो मणिपुर। जिया तरंग मूवमेंट मणिपुर। इसी के अंदर ही रानी गैंडिलियू का रोल है पूरा का पूरा, इसी को ही हम लोग। और ये जो थी ना रानी गैंडिलियू, ये सीडीएम के टाइम पे ही है, रानी गैंडिलियू सीडीएम के टाइम पे ही है, इसी को ही हम लोग कहते हैं जिया तरंग मूवमेंट। तो रानी गैंडिलियू का रोल है ये कहाँ से? नागा ट्राइबल वुमेन है ये, मणिपुर के अंदर। बेगूसराय के अंदर चौकीदारी टैक्स को देने से मना किया गया। ये सब के सब सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हैं, नहीं मान रहे बात। चौकीदारी टैक्स को देने से मना किया गया है कहाँ पे? बेगूसराय के अंदर। भागलपुर में किसने चलाया है? भागलपुर में तो ये चलाया गया था महादेव। भागलपुर के अंदर लाल शराफ, देखो भागलपुर, लाल स्कार्फ हो किसी के पास तो उसके पीछे सांड भागेगा, भागलपुर, तो हम लोग भागलपुर बन जाएंगे। अगर हमने लाल कपड़े पहन रखे हैं हम लोग भागलपुर बन जाएंगे। अब सीडीएम भी फेल हो गया है। सीडीएम फेल होने के बाद गांधी जी ने कहा कि भाई अब हम करेंगे कंस्ट्रक्टिव वर्क। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वर्क में इन्होंने फिर हरिजन के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है।
हरिजन के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बनाएंगे हरिजन के लिए, ये सब करना शुरू कर दिया है। अब प्रभावती देवी कहाँ से थी? तो प्रभावती देवी थी बिहार से। सीडीएम के अंदर प्रभावती देवी, राजवर्की देवी, राधिका देवी, ये सब के सब बिहार से हैं।